दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अब आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी हां, अब एक नए नियम लागू होने वाले हैं जो आपको अभी बता रहे हैं। जी हां, सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। जी हां, नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले अप्लाई करने वालों को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी ताकि सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का एहसास कराया जा सके। यह नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है तो फिर आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना होगा। जी हां, आपको बता दूं कि इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। दोस्तों होली का त्योहार नजदीक होने के कारण आलू की कीमतों में फिर से मामूली तेजी हुई है। जी हां, हालांकि कद्दू और बैगन के दाम में पहले से नरमी आई है। जी हां, वहीं भिंडी, करेला और नेनुआ बाहर से आने के कारण अभी काफी महंगे हैं। जी हां, अन्य सब्जियां स्थानीय होने के कारण उनकी कीमत लगभग स्थिर है। जी हां, आलू की कीमत 6-7 रुपए से बढ़कर 7 से 8 रुपए प्रति किलो हो गई है। कद्दू का रेट कल 15 से 16 रुपए किलो हो गया था, हालांकि आज इसका रेट गिरकर 10 से 12 रुपए किलो हो गया है। बैगन 20 रुपए से आधे होकर 10 रुपए किलो हो गया। ये तरबूज भी 10 रुपए किलो बिका। टमाटर 6-7 रुपए किलो रहा, जो आज चढ़कर 8 से 10 रुपए किलो हो गया था। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह 31 मार्च को फिर से बंगाल आएंगे और बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। जी हां, बीजेपी ने बंगाल चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है। 27 मार्च को पहले चरण के मतदान से पहले वे 21 मार्च को फिर बंगाल आ रहे हैं। जी हां, बंगाल दौरे के दौरान वे हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र भी जारी कर सकते हैं। जी हां, पहले चरण के लिए 27 मार्च और दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को मतदान होंगे। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित बीजेपी के 40 आला नेताओं को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया है बंगाल के लिए। दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 21वें दिन भी कोई भी इजाफा नहीं देखने को मिला है, जिससे आम आदमी को थोड़ी सी राहत मिली है। देश की राजधानी दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर बने हुए हैं। जी हां, इससे पहले बीते महीने में कुल 14 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, जिसके चलते लगभग सभी शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक सभी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जता चुके हैं। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सुझाव भी दे चुकी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए और इसे लेकर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। जी हां, ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो फिर कीमतों में करीब 25 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर शिया और सुन्नी सहित तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं में नाराजगी है। इसी को लेकर कुछ उलेमाओं ने गुरुवार को दिल्ली की शिया जामा मस्जिद में बैठक की। इसमें रिजवी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर नाराजगी जताई और फिर गृह मंत्री को मेमोरेंडम भेज दिया और वसीम रिजवी की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई और कहा गया है कि वसीम रिजवी नामी शख्स ने पवित्र कुरान की 26 आयत की गलत, बेबुनियाद और भ्रामक व्याख्या करते हुए उन्होंने कुरान हटाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी इस हरकत से पूरे देश में मुसलमानों में दुख और गुस्सा है। कुरान दुनिया को अमन, शांति, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देती है। उसका अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। काउंसिल ने कहा कि कुरान करीम मुसलमानों की इस्लामी शिक्षा और मान्यताओं का आधार है, जिसमें ना तो तब्दीली मुमकिन है और न ही कोई शख्स इसमें इजाफा या फिर कमी कर सकता है। वसीम रिजवी नाम का शख्स पहले भी देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर चुके हैं। इसीलिए यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय अखंडता के इस दुश्मन को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
दोस्तों, भारत में पिछले साल कोरोना केसों के तेजी से बढ़ने के पीछे तबलीगी जमात के मरकज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यह देश के अलग अलग हिस्सों में जमात से जुड़े लोगों के संक्रमित मिलने की वजह से समुदाय विशेष को महामारी फैलाने का आरोप ठहराया गया था। जी हां, बाद में सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए सरकार और मीडिया को फटकार लगाई थी। अब एक MBBS की रेफरेंस बुक में भी तबलीगी जमात के लोगों को भारत में कोरोना फैलाने का कारण बताया है। जी हां, हालांकि इस पर विवाद होने के बाद प्रकाशकों ने इस किताब को वापस ले ली है। MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए रेफरेंस बुक एसेंशियल ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में तबलीगी जमात के नकारात्मक चित्रण के लिए इसके लेखक डॉक्टर अपूर्णा शास्त्री और डॉक्टर संध्या भट्ट ने माफी की मांग की है। यह दोनों ने कहा है कि अगर किताब के इस अंश से किसी को चोट पहुंची है तो उन्हें इस पर खेद है। डॉक्टर शास्त्री ने कहा है कि जैसे ही यह उनके ध्यान में लाया गया उन्होंने वैसे ही माफी भी मांग ली और प्रशासकों ने यह किताब वापस ले ली। इस किताब में भारत में कोरोना की स्थिति को बताते हुए कहा गया है कि दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन में लगे तबलीगी जमात के मरकज के बाद मार्च 2020 से ही भारत में कोरोना महामारी का विस्फोटक फैलाव शुरू हुआ। इससे प्रतिदिन 4000 से ज्यादा केस मिले। किताब में दिए गए इस कथन पर छात्र संगठन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि महामारी को लेकर अब तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है कि जिसे दावा किया जा सके कि कोरोना का फैलाव तबलीगी जमात के मरकज ने की हो। यह मीडिया की ओर से एक समुदाय का तिरस्कार करने जैसा था। किताब के लेखकों ने भी बिना तथ्यों को जांच के ही इस कथन को शामिल कर लिया। जी हम खुश हैं कि उन्होंने अपनी गलती मानी और फिर किताब वापस ले ली। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब दिल्ली भी अगला लक्ष्य होगा। जी हां, जैसे जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनेताओं के बीच की बयानबाजी सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। जी हां, और जब बात पश्चिम बंगाल की हो तो फिर यह सरगर्मी चरम पर नजर आती है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असोल परिवर्तन चुनावी अभियान पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कसम खाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र से भी भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाएगा। जी ममता बनर्जी ने कहा है कि परिवर्तन यानी कि परिवर्तन हमारा नारा था। उन्होंने इसकी नकल की है। जी इसके बाद हम परिवर्तन यानी कि परिवर्तन को दिल्ली में लाएंगे और भाजपा को दिल्ली की गद्दी से हटाएंगे। दोस्तों, देश के 42,000 स्कूलों में पीने का पानी, 15,000 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है। जी देश में 42,000 से अधिक सरकारी स्कूलों की हालात इतनी खराब है कि उन्हें बच्चों के लिए पेयजल की सुविधा तक नहीं है। जी जबकि 15,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी है। जी रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि UDISI के अनुसार 2018-19 में देश के 1,41,327 सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा थी। 1,68,726 स्कूलों में शौचालय थे। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बार बार यह सलाह दी गई है कि गैर सरकारी सहित सभी स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। यह सभी बच्चों को पीने का पर्याप्त पानी सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकारी आंकड़े के अनुसार जिन 42,074 स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है उनमें सबसे अधिक 8,522 स्कूल असम में है। आंध्र प्रदेश के 3170, बिहार के 4,270, जम्मू कश्मीर के 2,158, मध्य प्रदेश के 5,529, झारखंड के 1,840, मेघालय के 5,208, राजस्थान के 2,627, उत्तर प्रदेश के 3,368 और पश्चिम बंगाल के 1,520 स्कूलों में पेयजल की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, बिहार की गिनती देश के गरीब राज्यों में होती है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन यहाँ के युवा कितने मेहनती हैं ये दुनिया जानती है। जी हाँ, आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में जिस गांव में डॉक्टरों की कोई भी कमी नहीं है। जी हाँ, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड का डरवन गाँव मेडिकल हब के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस गाँव में 22 MBBS डॉक्टर है। जी हाँ, वही इस गाँव में 12 MD डॉक्टर है जो इस गाँव की सबसे बड़ी पहचान है। इस गांव के लोग बताते हैं कि सबसे पहले साल 1995 में सुनील सिंह डरवन के पहले छात्र थे जिन्होंने MBBS की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद से यहां के युवाओं में डॉक्टर बनने का ऐसा क्रेज बना कि करीब करीब सभी घर में कोई ना कोई डॉक्टर है। आपको बता दें कि इस गांव के युवा अपनी मेहनत के दम पर मेडिकल एग्जाम को पास करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। इस गांव में आधा दर्जन से अधिक महिला डॉक्टर भी है और देश के बड़े मेडिकल संस्थानों में पढ़ाई की है। जी हाँ, इस गांव के डॉक्टर PMCH, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो एम्स जैसे संस्थान में भी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं।
दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर से एक बार फिर से देश भर में हड़कंप मच गया है। जी हां, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे केस ने हलचल मचा दी है। वहीं बिहार में अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन सरकार कोरोना के दूसरी लहर को देखते हुए अलर्ट है। इस बीच कोसी सीमांचल इलाकों में इस साल कोरोना से पहली जान जाने का मामला सामने आया है। जी, अररिया जिले के सिकटी प्रखंड की कौवाकोल पंचायत में 70 साल की महिला की कोरोना से जान चली गई। जी, इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को की है। जी, जान जाने वाली महिला फाड़बिसगंज प्रखंड के सिमराह गांव की रहने वाली है। कुछ दिन पहले ही वे अपने दामाद के घर आई थी, जहां तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। जी हां, कोरोना से जान जाने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम रेहान असर अपने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके मेडिकल टीम को मेडिकल और पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर के साथ कौवाकोल भेजा। जी हां, वही महिला जिस वार्ड में रह रही थी उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। दोस्तों, होली पर दिल्ली में यूपी बिहार आने जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, रेलवे ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। दिल्ली से यूपी बिहार के लिए करीब 2 दर्जन ट्रेनें चलाई जाएगी। जी हां, उत्तर रेलवे ने यूपी और बिहार के स्टेशनों के लिए 18 ट्रेनों का संचालन शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही नई दिल्ली से बरौनी, आनंद विहार टर्मिनल से पटना और आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी के बीच 4 जोड़ी सुपर फास्ट होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। जी, इस 4 जोड़ी ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित रहेंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रशासन जहां चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, वहीं संभावित उम्मीदवारों भी अपना पूरा दमखम अभी से ही लगाने लगे हैं। जी हां, गांव-गांव में पोस्टर, बैनर हो या फिर जनसंपर्क, सब कुछ चालू हो चुका है। जी हां, पंचायत चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी हर वाजिब तरीके अब इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच यूपी के रामपुर जिले के एक गाँव के प्रधान प्रत्याशी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जो की चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अपने वोटरों को लुभाने के लिए हर प्रत्याशी अपने पोस्टर में अपने चहेते नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रामपुर के तहसील सदर के गांव टोकपुरी टांगा से ग्राम प्रधान उम्मीदवार डॉक्टर मोइनुद्दीन रहमान का अनोखा पोस्टर सामने आया है। जी हां, उन्होंने अपने पोस्टर में सभी दलों के नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। जी हां, मोइनुद्दीन रहमान को ग्राम प्रधान बनाने की अपील करते हुए पोस्टर पूरे गांव में लगे हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ उनके पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही पोस्टर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी जगह दी गई है। जी हां, उनका यह पोस्टर क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। जी हां, उनके इस अनोखे कदम पर जब डॉक्टर मोइनुद्दीन रहमान से बात की गई तो फिर उन्होंने कहा कि मैं टोंकपुरी टांगा से प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। मेरी कोई भी पार्टी नहीं है। एक सामाजिक एकता के लिए सबका साथ, सबका विकास ये नारा है। मैंने सारे नेताओं का फोटो इसमें दिया है। मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर सबका साथ, सबका विकास हो। पोस्टर पर लोगों की प्रतिक्रिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग इसकी काफी सराहना भी कर रहे हैं और गांव के अंदर सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार आए, लेकिन गांव के अंदर विकास आना चाहिए। सभी पार्टियों के नेताओं की तस्वीर लगाने के सवाल पर मोइनुद्दीन रहमान ने कहा कि समाज सभी पार्टियों से मिलकर बनता है। यह समाज के हिसाब से मैंने ये दिया है, ना कोई मेरी पार्टी का है, ना मैं किसी पार्टी का नेता हूं। जब मैं समाज की अच्छाई के लिए यह काम कर रहा हूं और समाज की अच्छाई और गांव के हित के लिए यह काम करता रहूंगा। दोस्तों, बिहार के निवासियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने की संभावना है। जी हां, बिजली बिल में 18% की कमी हो सकती है। जी, विनियामक आयोग की ओर से अब तक 3 ट्रांसमिशन कंपनियों को जो राशि दी गई है वह कंपनी की मांग से 18% कम है। जी, शुक्रवार को विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने कहा कि वितरण कंपनियों का फैसला आने पर ही अंतिम तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि कंपनी की मांग से आयोग ने 18 से अधिक कम राशि कर दी है। दोस्तों, देश के कई राज्यों के करोड़ों मजदूर और कामगार दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। यह कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन पीरियड्स में लाखों मजदूरों के सामने रोटी के लाले पड़ गए थे। यह मजदूरों के इन्हीं संकटों को ध्यान में रखते हुए सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को अभी सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस सिस्टम से श्रमिकों, मजदूरों, शहरी गरीबों, घरेलू नौकरियों जैसे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जी हां, ये वर्कफोर्स के देश के किसी भी हिस्से से फूड सिक्योरिटी स्कीम का लाभ ले सकेंगे।
दोस्तों आजान से नींद में खलल पड़ने पर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत के बाद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जी हां, इलाहाबाद के पुलिस महानिदेशक ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी और मस्जिदों में सुबह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके बाद ही आईजी ने कदम उठाया है। जी सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले लाउड स्पीकर का उपयोग भी इस प्रतिबंध के घेरे में आएंगे। दोस्तों पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को उंगली दिखाने और फिर व्याकुल शब्द का प्रयोग करने पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने निंदा की है। जी पप्पू यादव ने कहा है कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की स्पीकर पर टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने ऐसा बोलकर न सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को ठेस पहुंचाई है बल्कि पूरे सदन का अपमान किया है। जी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रश्न करते हुए आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी क्या आपने अपने मंत्री को यह नहीं बताया है कि स्पीकर का सम्मान सदन में सर्वोपरि होता है। विधानसभा अध्यक्ष की बातों को अनसुना करने और फिर उन्हें ये कहना कि व्याकुल ना हो, बिल्कुल भी ये गलत है। इससे जनता के बीच सदन की खराब छवि बनती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पूर्वी मिदनापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें बंगाल में दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर, दंगे और लूट नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं, हम यहाँ पर मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। जी ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को भय है कि यानी कि डर है कि यदि हम पश्चिम बंगाल में जीतते हैं तो फिर हम दिल्ली में एक विकल्प लेकर आएंगे और इसलिए वे राज्य को पूरी ताकत से निशाना बना रहे हैं। जी ये आरोप लगाते हुए भाजपा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का प्रयास करेगी। उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से चुनाव के दौरान और 2 मई को मतगणना होने तक सतर्क रहने को कहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने डेवलपमेंट बुकलेट जारी की है। जी इस बुकलेट में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। यूं तो योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर भी इस डेवलपमेंट बुकलेट में बहुत सी बातें कही है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। जी एनसीआरबी डेटा के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में साल 2018 और 2019 के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश 59,445 और 59,853 मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। एनसीआरबी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2016 से 2019 तक 20% तक की वृद्धि हुई है। यूपी में साल 2017 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,011 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2018 में संख्या बढ़कर 59,445 हो गई है। इसके अगले साल भी संख्या बढ़कर 59,853 रही। इससे पहले साल 2015 में 35,908 मामले दर्ज किए गए थे और 2016 में 49,252 मामले दर्ज किए गए थे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।